आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 1 जुलाई 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा से फलस्तीनियों को निकालने के प्लान पर अड़ गया इसराइल। अल-कुद्स शहर में जमीन की 99 साल की लीज अमेरिका ने दिए सिर्फ $1। ईरान को मिली बड़ी कामयाबी, $3 अरब मिलने पर शुरुआती रजामंदी। बढ़ती गर्मी पर फ्रांस की हुकूमत को गिराने की तैयारी हो गई शुरू। स्पेन में गर्मी से एक महीने में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। वेनेजुएला में ज़लज़ले से मौतों का आंकड़ा बढ़ा 2000 के करीब पहुंचा। सूडान की आर्मी को बागियों के खिलाफ जंग में मिली बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान का दावा अफगानिस्तान से आए 4 ड्रोन मार गिराए। इन हेडलाइंस के अलावा भी कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले कुछ बड़ी अपडेट सुन लीजिए। कतर के दोहा शहर में अमेरिका और ईरान के बीच टेक्निकल लेवल की बातचीत आज शुरू हो गई। 1 जुलाई को दोनों मुल्कों के बड़े ऑफिशियल आमने सामने नहीं बैठे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम, आगे की डिप्लोमेसी और ईरान के जब्त पड़े अरबों डॉलर्स की वापसी जैसे अहम मसलों पर बातचीत की गई। उधर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उनके मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच अब तक काफ़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अच्छा वाला बयान दिया, उसके बाद अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले हुए हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे। एक और अपडेट सुनिए। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से मुश्तबा खामनेई को लेकर दी गई धमकी पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने सख्त जवाब दिया है। उन्होंने अमेरिका से कहा है कि तेल अवीव में बैठे अपने पालतू को काबू में रखें, वरना ईरान उसे सबक सिखाएगा। इस पर अगर फुल शो देखना है तो पीछे जाइए, पिछला वीडियो इसी पर बनाया गया था, शुरुआत इसी से थी। अगली अपडेट ये है कि गजा को लेकर भी इसराइल का रुख और ज़्यादा सख्त होता दिखाई दे रहा है। एक इसराइली ऑफिशियल ने दावा किया है कि गजा पट्टी पर इसराइल का कंट्रोल तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो 100% इसराइल के कंट्रोल में नहीं आ जाता। यानी गजा पर इसराइल का 100% कब्जे का ऐलान भी है, प्लान भी है। अब सुनिए तफसील से खबरें। गजा को लेकर इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपना वही पुराना प्लान दोहरा दिया है। 1 जुलाई को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने साफ कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों को दूसरी जगह भेजने का प्लान अब भी इस्राएल के एजेंडे का हिस्सा है। यानी गजा की जंग सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन तक नहीं है, बल्कि वहाँ की डेमोग्राफी बदलने का प्लान भी साथ साथ चल रहा है। दोस्तों, इसी सिलसिले में एक और बड़ी बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएल ने सोमालीलैंड, साउथ सूडान, सोमालिया और लीबिया से कहा था कि वो गजा से निकाले गए फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ पनाह दे, जगह दे। लेकिन इनमें से ज़्यादातर मुल्कों ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि या तो इस प्लान को ठुकरा दिया उन्होंने, या फिर किसी तरह की डील से इनकार उन्होंने कर दिया। फिर भी इसराइल की कोशिशें जारी हैं, खासकर सोमालीलैंड में। इसीलिए इसराइल ने दुनिया भर में अकेले ऐसा मुल्क बनकर जो है वो एक काम किया कि सोमालीलैंड को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया। किसी और ने सोमालीलैंड को तस्लीम नहीं किया। तो इसराइल बदले में कुछ चाहेगा भी। दोस्तों, अगर बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को गजा से निकाल दिया जाता है तो वहाँ एक बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो जाएगा। ऐसे में इसराइल के लिए पूरे गजा पर अपना कंट्रोल और मजबूत करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो सकता है। यही वजह है कि इस पूरे प्लान को सिर्फ लोगों को दूसरी जगह भेजने का मामला नहीं, बल्कि गजा की डेमोग्राफी बदलने और पूरे इलाके की सूरत बदलने की कोशिश भी माना जा रहा है। साथ ही किसी दूसरे मुल्क के लिए लाखों फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ रखना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे जॉब्स, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी और दूसरे कई बड़े मसले पैदा होंगे। दोस्तों, अगर गजा से फ़लस्तीनियों को बाहर भेजने का ये प्लान आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ गजा तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत और आने वाले सालों के हालात पर भी इसका असर पड़ेगा। अब एक दूसरी खबर सुनिए जो फ़लस्तीन से ही ताल्लुक़ रखती है। अमेरिका एक तरफ दुनिया के सामने फ़लस्तीनियों के हक़ की बातें करता है, आपने सुना होगा, लेकिन दूसरी तरफ उसी अमेरिका का इसराइल में बैठा एम्बेसडर अब फ़लस्तीनियों की ज़मीन के बदले सिर्फ $1 देता दिखाई दे रहा है। यही चर्चा चल रही है, यही इल्ज़ाम है और ख़बर भी यही है। 1 जुलाई को सामने आई इस तस्वीर और ख़बर ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इसराइल में अमेरिका के एम्बेसडर माइक हकाबी ने यरूशलेम में अल-कुद्स शहर में अमेरिका की नई एम्बेसी की बिल्डिंग के लिए ज़मीन का 99 साल का लीज़ एग्रीमेंट साइन किया। महज $1 में 99 साल की लीज़ कहाँ मिलती है? इतनी सस्ती ज़मीन फ़लस्तीनियों की ज़मीन मिलती है। इस मौके पर हकबी ने सबके सामने $1 का नोट हवा में लहराते हुए कहा कि इस ज़मीन के लिए अमेरिका सिर्फ $1 अदा करेगा। ये एग्रीमेंट इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में हुआ।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ज़मीन उस इलाके में है जहां से फ़लस्तीनी मालिकों को पहले ही बेदखल किया जा चुका था। माइक हकबे ने कहा कि अमेरिका सिर्फ यरूशलेम को यहूदी आवाम की हमेशा की कैपिटल नहीं मानता, बल्कि अब वहां अपनी नई परमानेंट एम्बेसी बनाकर अमेरिकी झंडा भी हमेशा के लिए गाड़ रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी है कि क्या फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इस तरह के एग्रीमेंट इंटरनेशनल लॉ और फ़लस्तीनियों के ज़मीनी हुकूक के ख़िलाफ़ नहीं है। क्या ये एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को ताबूत में बंद करके दफन कर देने की शुरुआत नहीं है? और अगर हाँ, तो फिर दुनिया इस पर खामोश क्यों है? क्या उसे नहीं दिख रहा कि फ़लस्तीन कौड़ियों के भाव बिक रहा है? बढ़ते हैं आगे बात ईरान की। आज कतर की कैपिटल दोहा में हुई अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत से ईरान को एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी जीत मिलती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच ईरान को $3 अरब जारी करने पर शुरुआती अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अगर ये डील आगे भी इसी तरह बढ़ती है तो ये ईरान के लिए हाल के महीनों की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबियों में से एक साबित हो सकती है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोहा में हुई बातचीत के दौरान ईरान को $3 अरब जारी करने पर शुरुआती अंडरस्टैंडिंग बनी है। हालांकि ईरान ने यह साफ कर दिया है कि बातचीत में जितनी पेशरफ्त होगी, जितने डेवलपमेंट होंगे, फंड्स भी उसी हिसाब से जारी किए जाएंगे। यानी हर नए मरहले पर, हर नए फेज पर ईरान को $3 अरब मिल सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मसले पर भी बातचीत जारी है। ओमान की तरफ से रखे गए नए प्रपोजल पर दोनों मुल्कों ने बात भी की। अब दोनों डेलीगेशन अपने अपने मुल्क लौटकर इस पर मशवरा करेंगे और उसके बाद बातचीत का अगला फेज शुरू होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के नए कायदों को नज़रअंदाज करना एक विदेशी कंटेनर शिप को भारी पड़ गया। ईरान का दावा है कि तय किए गए रास्ते की बजाय दूसरे रूट से गुजरने की कोशिश में जहाज़ उथले पानी में फंस गया। हम उस जहाज़ के ही स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद ईरान ने दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को एक बार फिर सख्त वार्निंग भी जारी कर दी है। 1 जुलाई को ईरानी स्टेट मीडिया ने दावा किया कि एक विदेशी कंटेनर शिप, एक कंटेनर जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उस रूट से हटकर चल पड़ा जिसे ईरान ने जहाज़ों के आने जाने के लिए मंजूर किया है। इसके बाद जहाज़ उथले पानी में फंस गया। ज़मीन थोड़ा बिल्कुल ऊपरी को थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दोबारा कहा है कि सभी जहाज़ सिर्फ लार्क आइलैंड के जुनूब से गुजरने वाले तयशुदा कॉरिडोर का ही इस्तेमाल करें। ईरान का कहना है कि फ़िलहाल यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दाखिल होने और यहाँ से बाहर निकलने का इकलौता मंजूर शुदा रास्ता है। फिर भी ओमान के करीब वाले जो साहिल है उससे लगते हुए जहाज़ निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं में से एक जहाज़ था जो ये फंस गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से भी किसी हुकूमत पर गिरने का खतरा मंडराने लगे? अगर नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। फ्रांस में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में आई सख्त हीट वेव को हैंडल करने के तरीके पर अब फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी शुरू हो गई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव। फ्रांस की ग्रीन पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का सांसदों का कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान हुकूमत लोगों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इंतजाम करने में नाकाम रही। इसी वजह से वो हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करेंगे, मैक्रोन की हुकूमत के खिलाफ। उधर मौसम एजेंसियों ने अगले हफ्ते एक और सख्त हीट वेव की वार्निंग दी है। ऐसे में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो फ्रांस की हुकूमत पर सियासी प्रेशर और भी बढ़ सकता है। पूरा यूरोप गर्मी से कराह रहा है। स्पेन में सिर्फ एक ही महीने के अंदर गर्मी ने 1000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। इस खबर ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव अब जानलेवा क्राइसिस बनती जा रही है। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस सब यूरोप के हिस्से हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के महीने में स्पेन में गर्मी से जुड़ी वजहों से कम 1028 लोगों की मौत हुई है। पिछले साल जून में यही आंकड़ा 407 था। यानी सिर्फ एक साल में गर्मी से होने वाली मौतें दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। स्पेन से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार जून की हीट वेव ने सबसे ज़्यादा बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अपनी चपेट में लिया। उधर आज स्पेन में टेम्परेचर 41 डिग्री तक दर्ज किया गया। ये उन लोगों के लिए बता दिया जो पूछते हैं भैया टेम्परेचर क्या है। इंडिया में 41 डिग्री आम बात हो सकती है, लेकिन यूरोप के लिए यही टेम्परेचर अब तबाही की वजह बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, बर्फ़ पिघलेगी, ग्लेशियर टूटेंगे, पानी की किल्लत होगी, बड़ी तबाही। आगे बढ़ते हैं। यूरोप
अब सिर्फ अमेरिका से हथियार खरीदना नहीं चाहता, बल्कि अब उन्हें अपने मुल्क में ही बनाना चाहता है। अमेरिका की हथियार फैक्ट्रियां अब इतनी बिजी हो चुकी हैं कि जर्मनी ने एक नया रास्ता निकाल लिया है। अब जर्मनी चाहता है कि अमेरिका अपने सबसे खतरनाक हथियार सीधे जर्मनी की ज़मीन पर बनवाने की इजाज़त दे। अगर ऐसा होता है तो यूरोप की मिलिट्री ताकत पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है। जर्मनी के इसका रूस से भी कनेक्शन जोड़ सकते हैं आप। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि जर्मनी अमेरिका के साथ डिफेंस इंडस्ट्री की पार्टनरशिप और बढ़ाना चाहता है ताकि अमेरिकी डिज़ाइन वाले ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जर्मनी की फैक्ट्रियों में ही तैयार किए जा सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलों और पैट्रियट PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों की को प्रोडक्शन पर भी बातचीत चल रही है। यही टॉमहॉक मिसाइलें हैं जिन्हें जर्मनी पहले भी हासिल करना चाहता था, लेकिन मई में पेंटागन ने उनकी तैनाती का प्लान रोक दिया था। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ईरान की जंग के बाद अमेरिकी डिफेंस कंपनियों पर ऑर्डर्स का दबाव काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका के हथियार बहुत बड़ी तादाद में खर्च हुए, तबाह हुए और अब कंपनियों को ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो प्रेशर उन पर है। ऐसे में जर्मनी चाहता है कि कुछ हथियार उसकी अपनी फैक्ट्रियों में बनाए जाएं ताकि वक्त पर ज़रूरत भी पूरी हो सके, ताकि अमेरिका पर बोझ भी कम हो और यूरोप को हथियार जल्दी मिल सकें। ये पूरा मामला 7 और 8 जुलाई को तुर्की में होने वाले नाटो समिट से ठीक पहले सामने आया है। अब देखना ये होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जर्मनी की इस डिमांड को मंजूरी देते हैं या नहीं, क्योंकि आखिरी फैसला अब सियासत पर ही टिका हुआ है। वेनेजुएला में आए 2 ज़बरदस्त ज़लज़लों ने पूरे मुल्क को तबाही में धकेल दिया है। मरने वालों की तादाद अब 2000 के करीब पहुंच गई है, जबकि लाखों लोग खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब बीमारी फैलने का ख़तरा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। UN के मुताबिक वेनेजुएला में दसियों हज़ार लोगों को फ़ौरन खाने पीने का सामान और रहने की जगह की ज़रूरत है। आपको भी उनके लिए दुआ करनी चाहिए, एक इंसान के तौर पर, भले उनका मज़हब कोई भी हो। डॉक्टरों ने भी वार्निंग दी है कि अगर जल्द राहत नहीं पहुंची तो खुले में रह रहे लोगों के बीच बीमारियां फैल सकती हैं। पिछले हफ्ते आए 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड के 2 ज़लज़लों ने पूरे के पूरे रिहायशी कॉम्प्लेक्स ज़मीन पर गिरा दिए। हज़ारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। सूडान की आर्मी ने जंग के मैदान में एक बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। 1 जुलाई को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडानी फोर्सेस ने चाड एक मुल्क है, चाड की सरहद के करीब मौजूद अहम शहर कुलबस पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया, यानी यहाँ से बागियों को खदेड़ दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पिछले साल अल फाशिर के हाथ से निकलने के बाद वेस्ट दारफुर में सूडानी आर्मी की ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। उधर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी बागी यानी RSF ने अप्रैल 2023 में जंग या खाना जंगी शुरू होने के बाद दारफुर के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया था। अल फाशिर शहर पर कब्जे के बाद वहां सूडानी आर्मी का आखिरी बड़ा ठिकाना भी खत्म हो गया था। दारफुर एक सूबा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। 1 जुलाई को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान की तरफ से आए 4 ड्रोन्स मार गिराए, उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया। उधर अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि उसकी फोर्सेस ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों के अंदर एयर स्ट्राइक की है। हालांकि अफगानिस्तान ने इन हमलों से हुए नुकसान की कोई तफसील जारी नहीं की है। यानी दोनों मुल्क अब सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं लगा रहे, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ सीधे फौजी एक्शन के दावे भी कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया भर की खबरों में इतना ही। कोशिश की कि दुनिया के कई मुल्कों से चुनकर खबरें आप तक पहुंचाएं। मुमकिन नहीं था कि सारे मुल्कों को चुन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।